संगीतकार हुआ, मेरे गाने बहुत मशहूर हुए, लेकिन नो मनी। निसर्ग राजा एक सांगते, निसर्ग राजा एक सांगते, निसर्ग राजा एक सांगतो। वो ऊपर की नोट मेरी लगी नहीं। मैं मराठा समाज से हूँ, इसके लिए मेरे को ऊपर का, मेरे में टैलेंट था, फिर भी मेरे को ऊपर का चांस मिला नहीं। मेरे पिताजी के ऊपर बायोपिक करनी थी। बाकी जो बहनें वगैरह थी उनको लगा कि अभी उन्होंने नो ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं दिया। उनको लगता कि पहले उनको कुछ पैसा देना चाहिए। नमस्ते दोस्तों, हमारे साथ आज मराठी म्यूजिक लेगेसी को आगे बढ़ाने वाले एक ऐसे शानदार लोग हैं जो राम कदम जी के बेटे हैं, बट उनका खुद का नाम भी बना रहे हैं। म्यूजिक प्रोडक्शन, गाने सब में वो चमकते हैं। आज हमारे साथ है विजय जी राम कदम जी। नमस्ते। नमस्ते। तो हमारे ऑडियंस आपका स्टोरी जानने की बहुत लकी है और हम बहुत एक्साइटेड है आपके बारे में सुनने के लिए, आपकी यूनिक कहानी। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। जरूर। तो आपका म्यूजिक के लिए पहला प्यार कब आया? म्यूजिक के लिए पहला प्यार मेरा बचपन से था। मेरे पिताजी बहुत बड़े संगीतकार महाराष्ट्र के। घर में हमेशा म्यूजिक का माहौल रहने का, हमेशा म्यूजिक। सवेरे 5 बजे से लेके रात को 2 बजे तक म्यूजिक ही म्यूजिक घर में रहने का। कोई रिहर्सल चल रही है, कोई कवि आके गीत सुना रहा है, पिताजी म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं, सिंगर को समझा रहे। ये माहौल तो बचपन में मैंने नजदीक से देखा है। हमारे हॉल में वो जिस सब चलने का, हम अंदर के रूम में बैठ के वो सब सुन के कान में जाते रहा, म्यूजिक कान में जाते रहा और जैसे कि ब्लड में उतर गया। वंडरफुल। तो आपने बोला सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर को 2 बजे तक, तो ऐसा क्या शोर चल रहा था? मीन्स जैसे कि म्यूजिक का रियाज जो होता है, रियाज जो होता है, तो मेरे पिताजी का मानना है कि ब्रह्मवेल, यानी कि सवेरे 3 बजे से लेके 6 बजे तक ये ब्रह्मवेल रहती है। उसमें अगर किसी को म्यूजिक सिखाना है तो वो सिखाया गया तो वो भूलता नहीं है। तो वो हिसाब से पहली स्टूडेंट 5 बजे आती थी और उसको और फ्री में सिखाते थे पिताजी। उनके ओके। गुरुजी ने उनको कान मंत्र दिया था कि बाबा, खां साहब अब्दुल करीम खां साहब बड़े बहुत बड़े उस्ताद, भीमसेन जोशी, नौशाद जी जैसे संगीतकार, उन्होंने उनके चेले थे। तो उनके पास तालीम पाने के बाद उन्होंने कभी पिताजी से फी नहीं ली थी और उन्होंने किया था ये म्यूजिक बांटना चाहिए, लोगों को समझना चाहिए। इसके लिए उसकी बिदागी नहीं लेनी है, सिखाने वाले से पैसा नहीं लेना है। तो पिताजी ने कभी सिखाने वाले को चार्ज नहीं किया। तो हिसाब से बहुत से स्टूडेंट आते थे, उसमें से जो अच्छे स्टूडेंट थे तो उनको सवेरे बुलाते ब्रह्मवेल। उसमें से एक स्टूडेंट ऐसी थी जो पूना से बाहर यमुना नगर में रहने की, संपदा देशपांडे नाम है उसका। तो पिताजी का मानना था कि ये स्टूडेंट आशा बाई के जैसी ही गा सकेगी, इसमें टैलेंट बहुत है, उसका सुर बहुत बढ़िया है। तो उसको, उसके पिताजी को, देशपांडे सर को बोला था कि ये ब्रह्मवेल को मेरे पास आएगी तो मैं उसको जो आगे का जो सिखाने का मेरा तरीका है वो सिखाऊंगा। तो 5 बजे वहां से, उसके पास स्कूटर ना कुछ नहीं था, पीएमटी बस से पहली बस पकड़ने के, बाल गंधर्व को उतरने के, नई पेट में हमारा घर था, वहां तक चलते चलते आने की। और पिताजी रात को 2 बजे भी सोए रहेंगे, नॉक किया तो दरवाजा खोल के ब्रश करके उसको सिखाने को बैठने के। तो इस तरीके से हमको सवेरे से म्यूजिक कान पे पड़ता ही था। ओके। तो उससे हमको भी उसमें इंटरेस्ट हुआ, लेकिन मेरे पिताजी का कहना था कि मैं मेरा बोरिया बिस्तर लेके गाँव गाँव घूमता हूँ लेकिन पैसा नहीं मिलता था। पिताजी बोलते थे मैं राग भूप जैसा हूँ। भूप राग में जो 2 स्वर वर्ज है, मनी,
नो मनी, यानी कि भूप राग। तो मेरे को प्रसिद्धि बहुत मिली, बड़ा संगीतकार हुआ, मेरे गाने बहुत मशहूर हुए, लेकिन नो मनी, भूप राग जैसा हो। लेकिन हाँ, मेरे नाम में राम है और सरनेम में दम है। राम और दम, कदम, राम कदम। तो वो ऐसे बोलने की मेरे नाम में राम है और आडनाव में दम है, तो मेरा म्यूजिक कभी फेलियर नहीं हो सकता। मैं इस सर्व सामान्य लोगों के लिए म्यूजिक करता हूँ और मेरे पिताजी के बहुत से गाने हिट हुए। तो मेरे को भी लगता था हम भी म्यूजिक सीखे, लेकिन पिताजी को वो पसंद नहीं था। उनको लगता था मेरा बेटा बड़ा ऑफिसर होना चाहिए, पुलिस ऑफिसर होना चाहिए, इस तरीके से उन्होंने मेरे को ये किया था। लेकिन मेरे माँ ने, पिताजी बम्बई कोल्हापुर इधर उधर घूमते रहते थे, तो मेरी माँ ने मेरे को गांधर्व महाविद्यालय में सीखने को भेजा। पिताजी को मालूम पड़ा कि बाबा विजय को गांधर्व महाविद्यालय में सीखने को भेजा है, तो पिताजी मुझको लेके वो गांधर्व महाविद्यालय के प्राचार्य के पास गए और बोले, मेरा लड़का म्यूजिक वगैरह कुछ नहीं सीखेगा, उसको ऑफिसर बनना है, उसने सीखना है, कॉलेज करना है और बड़ा ऑफिसर बनना है, ये मेरा सपना है। तो वहां पे मेरा संगीत का प्राथमिक जो शिक्षण शुरू किया था वो बंद हो गया। लेकिन दिल से तो बहुत म्यूजिक सुनने का और करने का मन करता था। फिर पिताजी जो सिखाते थे वो बाहर अंदर बैठ के सीखने का। जैसे बड़े बड़े सिंगर घर में आने के, उनको सिखाते वक्त वो क्या गलती करते हैं, जैसे कि अभी किसी कवि ने गाने भेजे हैं, वो गानों को कंपोज करना है। वो कंपोज करते वक्त मेरे पिताजी एक बार दो बार देखा गाना तो उनके दिमाग में फिट हो जाता था। सरस्वती माँ उनको बोलती थी कि ऐसा ऐसा है, वो करते थे। और वो जिसको सिखाने का है, जो चाल बोलते हम, तो उसकी समझ में जल्दी नहीं आने का, मेरी समझ में जल्दी आने का। तो मेरी बहनें जो है क्या रहे, उससे तू अच्छा गाएगा। जैसे कि चंद्रशेखर गाडगे घर में आता था, तो ये शोभा जोशी आती थी। बहुत से जो स्टूडेंट पिताजी ने तैयार किया, अभी जिनके नाम हुए, उनको सिखाते वक्त हमको लगता था कि हम भी इनसे अच्छा गा सकते, लेकिन गाने का चांस तो नहीं मिला। फिर भी हम सुनते 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 सीख गए। और सीखने के बाद अच्छा लगा कि बाबा म्यूजिक तो अच्छा है, मेरी आवाज भी अच्छी थी। एक बार ऐसा हुआ कि पिताजी का प्रोग्राम अकलूज में था और चंद्रशेखर गाडगिल का वो आवाज निकल नहीं रही थी। तो पिताजी ने गाने वाले बाकी लड़कियों को बोला कि अरे कोई मेरे गाने गाने वाला अच्छा कोई है क्या। तो उसमें से एक हमारी स्टूडेंट थी, वो बोली कि आपने विजू भाऊ बहुत अच्छा गाते हैं तुम्हारे सॉन्ग्स। कौन विजू भाऊ? तुम्हारे लड़के बहुत अच्छे गाते हैं। हाँ, वो गाता है। उन्होंने मेरे को बुलाया, तू गातोस का रे? मैं डर गया, मैं बोला, मैं कुछ बोला नहीं ऐसा। अरे तू गातोस का? मैं बोला थोड़ा थोड़ा गाता हूँ। तो ये तीन चार गाने गाओगे? मेरे को एकदम लॉटरी लग ली जैसा लगा। और मैंने गाने तैयार किए, प्रोग्राम में आए, लोगों को पसंद आए। उसमें से एक गाना उस वक्त बहुत पॉपुलर था, निसर्ग राजा। लेकिन पिताजी ने बोला नहीं था कि ये गाना तुमको तैयार करना है, तो मैंने उसको ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, गाना मालूम था। तो मैंने बोला हाँ गा लूंगा। गाना तो गा लिया ठीक से, लेकिन लास्ट वाला जो स्टांजा था, निसर्ग राजा एक सांगते, निसर्ग राजा एक सांगते, निसर्ग राजा एक सांगतो, वो ऊपर की नोट मेरी लगी नहीं। पिताजी ने माइक हाथ में लिया और बोले कि मैं म्यूजिक से प्रताड़ना करने वाला संगीतकार नहीं हूं। मेरा लड़का हुआ तो क्या हुआ, उसने अपने सुर देखना है, उसको मैं यहाँ से आगे कभी मेरे प्रोग्राम में नहीं लूंगा। उसने उसके सुर पहले ठीक करने हैं, बाद में गाने का है। अभी मैं बोला, मैं जब बचपन में सीखने गया तो आपने मेरे मन में मेरी बात चल रही कि आपने मेरे को सीखने नहीं दिया।
और अभी आप बोल रहे कि सूर ठीक करो, ये करो. तो उसके बाद मैंने बोला, दादा तुम्ही तर असं सांगितलं होतं की तू तू म्युझिक वगैरे काय शिकायचं नाही काय नाही. नाही, ठीक है म्हटले, तुम्हारी आवाज में कुछ है, तो तुम ऐसा करो, फैयाज साहब के पास जाके गाना सीखो. फैयाज साहब के पास गया, वहाँ गाना सीखा. क्लासिकल पंडित राम माटे जी के यहाँ जाके गाना सीखा. ससुर सदाशिवराव जाधव करके हमारे घराने के बहुत बड़े गायक, 1.5 करोड़ पे उनका था, वहां पे जाके सीखने लगा. ये 3 गुरु के पास सीखा तो गाना पता चला कि गाना कैसा है. उसके बाद सदाशिवराव नहीं रहे, तो मैंने फिर पंडित सैदुद्दीन डागर जी के साथ उनके पास जाके सीखा. सैदुद्दीन डागर के पास जाने के बाद मेरे को कैसा हुआ कि हमारी क्लास का गुरु पूर्णिमा का उत्सव रहता है, वो उसमें ये आए थे, सैदुद्दीन डागर साहब आए थे. सैदुद्दीन डागर साहब बोले तो बहुत बड़ा नाम है इंडिया में, तो वो आए थे चीफ गेस्ट करके. और स्कूल के हमारे स्टूडेंट जो गा रहे थे गा रहे गजल एक के बाद एक. उसके बाद प्रोग्राम खत्म होने के बाद मेरे सर ने बोला, विजय तेरे पास, मेरे पास गाड़ी थी, फियाट थी उस वक्त, सर जी को घर में छोड़ना है. तो उनका बेटा, उनकी वाइफ, वो गाड़ी में बैठे और मेरे गाने को, मेरे को लगा था कि मैं बहुत अच्छा गाया हूँ. सब लोगों ने इतनी ताली बजाई, वंस मोर वगैरह हुआ, ये हुआ. तो मैंने सर जी को बोला, सर मेरा गाना कैसा लगा. सर बोले, सच बोलूं, तू राम जी का लड़का है, मैं झूठ नहीं बात करूंगा, तुम्हारे सुर का लगाव जो है ठीक नहीं है. मेरे को ऐसा लगा कि अरे, मैंने इतना मेहनत करके, तू राम जी का लड़का है और राम जी का लड़का होने के मेरे लड़के जैसा तू है, तेरे सुर का लगाव जो है वो ठीक नहीं है. तो मैंने बोला क्या करना चाहिए. तो मेरे पास आओ, मैं सिखाऊंगा. कब से आओ. कल से आओ. तो दूसरे दिन सवेरे मैं उनके घर में दाखिल हुआ. ये सब 6 साल की लड़की से लेकर 50-60 उम्र के सब लोग वहां पे हॉल में बैठे थे. मैं भी जाके बैठा. कुछ नहीं, खाली सा लगाने का, 1-1 घंटा खाली सा ही लगाने का, सा लगाते बैठने का. और सर तो नीचे नहीं रहे, उनके 2 बेटे तंबोरे लेकर प्ले करते थे और सर ऊपर बालकनी से आते जाते झांक के देख रहे थे. मैं बोला ये क्या गाना सिखाने का तरीका हुआ, सर तो सिखाते ही नहीं. तो उनमें से ऊपर सुनते सुनते वक्त आते थे और बोलते थे, तेरा सुर का लगाव ठीक नहीं है, तेरा सुर का लगाव ठीक नहीं है. और सब लोगों के सामने बोलने के बाद ये अच्छा नहीं लगता था कि बाबा. तो मैं ज्यादा मेहनत करने लगा कि मेरे सुर ठीक होने का करने के लिए मेरे को क्या करना है. और ऐसी इसी तरह से मैंने उनके पास सीखा हूँ. उसके बाद जब कोई प्रोग्राम हुआ, वो प्रोग्राम में मेरे को लोगों का प्यार मिला, वंस मोर मिले, अच्छे गाते हो ऐसे बोले, राम जी का लड़का है, तुम्हारे ब्लड में ही म्यूजिक है, तुम तो ऐसे. लेकिन उसके पीछे मेहनत कितनी करनी पड़ती थी, ये मेरे को मालूम था. उसके बाद ऐसे प्रोग्राम होते रहे. दगड़ू शेठ गणपति हमारे यहाँ बहुत बड़ी देवता है, तो उनके पास प्रोग्राम था और मेरे पिताजी का प्रोग्राम था, और पिताजी ने मेरे को गाने को बुलाया. सामने ऐसा सब रास्ते पे भीड़ इतनी बड़ी, लंबे तक देखूं, किधर भी देखूं लोग ही लोग. तो उसमें गाने, पिताजी का प्रोग्राम शुरू हुआ. मेरे 3 गाने थे. पिताजी एकदम, उनके तो वो बात ही नहीं थी, वो पब्लिक को ऐसा जादू करके रखने के. उसमें मेरा गाना आया, मेरा गाना हुआ और जोरों से वंस मोर वंस मोर वंस मोर आने लगा. तो मेरे को भी लगा क्या बात है, वंस मोर लिया. फिर बाद में थोड़े अंतराल के बाद और एक गाना मिला, वो भी वंस मोर हुआ. थोड़े अंतराल के बाद और एक गाना मिला, वो भी वंस मोर हुआ. तो मैंने मेरे पिताजी की तरफ देखा ऐसे, आप बोलो ऐसा मन ही मन में,
कि लोगों को पसंद आया मेरा गाना अभी। तो उनके जो दोस्त थे नीरज कर करके, जिनके पास सतार बितार बनाते, वो म्यूजिकल उनका नीरज में बहुत बड़ा फैक्ट्री जैसा है। तो उन्होंने बोला, राम, तेरे लड़के में इतना टैलेंट है और तू बाहर ढूंढते बैठता है। तेरे लड़के में कितना टैलेंट है, आज इतने लोगों में उसने तेरे गीतों को वंस मोर दिलाया और तू उसको नहीं सिखाता। बाद में फिर मेरे को पिताजी ने बोला, अच्छा अच्छा है और सीखो। और उसके बाद मैं प्रोग्राम करने लगा, पिताजी के साथ जाने लगा इधर उधर, प्रोग्राम होते रहे। बम्बई में एक प्रोग्राम था आशाबाई खाडिलकर के पास, और पिताजी गिरे तो उनका हाथ फ्रैक्चर हुआ। हम्म। तो अभी हारमोनियम का भाता कौन देगा? पिताजी हारमोनियम खुद बजाते और गाते थे। तो मेरे को घर में बाजू में बिठाया और बोला कि ये गाने रहेंगे ना तो तू खाली भाता इस तरीके से देना है, खाली भाता देना है, मैं बजाऊंगा। मैं भाता देता था, वो बजाते थे, गाते थे। और बीच में अगर भाता कम ज्यादा होता है तो बहुत जोर से चिल्लाते थे। तो मेरे को डर लगता था कि अब मैं अभी क्या करूं। मेरे को तो मालूम नहीं था ना, हारमोनियम बजाने को नहीं आता था मेरे को कि कितना भाता देना है। हम देते, जो नहीं नहीं सीखा वो क्या करेगा। लेकिन उनका भाता देने में और वो सुर निकालने में जो चाहिए उनको, उनके जैसा नहीं हो रहा था। फिर मेरे को उन्होंने सिखाया इस तरीके से, जो शुद्ध स्वर है, कोमल स्वर है, तो कोमल स्वर को भाता कम देना चाहिए, शुद्ध स्वर को जोर से देना चाहिए। तो मेरे ऊपर से निकल जाता था, मेरे को मालूम नहीं पड़ता था। लेकिन प्रोग्राम हुआ, लोगों को पसंद आया। आशा खाडिलकर ने बोला कि बाबा, ये इतनी उम्र है इनकी, राम जी की, और उनके सुर नीचे के खर्च भी कितने अच्छे लगते हैं, और तुम लोग गाते हो बजाते हो, खर्च लगता है क्या किसका? पंचम के नीचे जा सकते हो क्या तुम? ये सा तक नीचे जाते हैं। तो ऐसा सुर का लगाव होना चाहिए। आशा खाडिलकर जी ने बोला, प्रोग्राम अच्छा हुआ। बाद में और एक जगह पे प्रोग्राम को गए, और मेरा था कि नया जो अभी स्टाइल चल रहा है, सिंथेसाइजर आया, गिटार आया, ये वो, तो वो हिसाब से दादा के गीत होने चाहिए। तो मैंने वो, जितेंद्र कुलकर्णी अभी बड़ा बड़ा संगीतकार है, मेरे साथ ही उसने करियर शुरू किया था। अभी सोनू निगम जी का वो राइट हैंड है, फॉरेन में जिधर भी जाता है वो ऑर्गेनाइज करता है, पूरा संगीत संयोजक वो रहता है। तो उसको लेकर मैंने गया प्रोग्राम में, और एक वो पिताजी गा रहे थे, कुछ बोल रहे थे, गा रहे थे, और एक सुर में सिंथेसाइजर का ज्यादा दबाव पड़ा और टंग जैसा आवाज आया। तो पिताजी, ए बंद कर तेरा टंग। सब डर गए, क्या चल रहा है? इतने सुकून से हो रहा, तेरा घंटानाद हुआ जैसा सुर बजा रहा है, तू बंद कर, तू नहीं बजाने का। उसको एकदम ऐसा हो गया, मेरे को भी ऐसा हुआ। अरे क्या। बाद में सब हुआ प्रोग्राम। ऐसे प्रोग्राम बहुत से चलते थे हमारे पिताजी के साथ, इधर जाओ उधर जाओ, प्रोग्राम को लोगों को पसंद आते थे। उसमें से सीख गया मैं कि लोगों को क्या चाहिए। लोगों को अभी बाकी बाकी जगह पे मैं गाने जाने लगा तो बाकी हिंदी सॉन्ग्स, ये सॉन्ग्स, वो सब बैठते थे। और बाद में पिताजी का एक आधा गाना आने का, और उसके बाद लोगों को मराठी गाना सुनने का। कि पिताजी के संगीत में एक जादू था कि जैसे उनका लावनी आ गया तो बस लोगों को बाकी और पीछे दूसरा कुछ सुनने का मन ही नहीं करता था। अभी हम मीरज में प्रोग्राम करते पिताजी के नाम का, उनके नाम से पुरस्कार देते वहां पे। तो मैं बोला, हर साल पिताजी के गाने हम वहां पे गाते हैं, कुछ तो नया नया करना चाहिए। तो एक साल ऐसा किया मैंने कि मदन मोहन जी के गीतों का एक प्रोग्राम बनाया, और वह तो जो सुनने वाले थे उसमें से वो 4-5 लोग आए मेरे पास, चाय पीने चिमने का वक्त हुआ था। विजय जी, हम तुम्हारे पिताजी के गाने सुनने के लिए आए। हमारे मीरज के वो सुपुत्र है, उनके गाने सुनने के लिए हम आते हैं। हमको दूसरा किसी का म्यूजिक सुनने का मन नहीं करता। तो पिताजी के गाने सुनाओ, और पिताजी के कितने गाने, इतने गानों में से कोई भी सुनाओ तुम, वो हम पसंद करेंगे। और तब से पिताजी के गानों का सिलसिला आज तक 25 साल हो गए, ये 26वां साल है अभी।
25 साल बड़े बड़े लोगों को पुरस्कार मिला, जिन्होंने म्यूजिक में अपना करियर करना चाहते थे, अच्छे गाते थे, अच्छे म्यूजिक करते थे, उन लोगों को आज तक मैं पुरस्कार देते आया हूँ और आगे भी देते रहूंगा, जैसा कि मेरे पिताजी का नाम रहे और पिताजी की महती मेरे को तभी मालूम पड़े। तो ऐसा म्यूजिक का माहौल हमारे घर में था और इसी तरीके से मैं म्यूजिक सीखा। अभी म्यूजिक उन्होंने जो सिखाया मेरे को, वो जो करते थे, उसमें मेरा कुछ डाल के मैं लोगों को सिखाता हूँ और अच्छे अच्छे लोग मेरे पास तैयार हुए हैं। अभी उनका नाम लेने का वक्त नहीं है कि अभी सीखने के बाद कुछ लोगों को लगता है कि हम स्वयं, वो गुरु जी का नाम लेने में उनको शर्म आती है। ऐसे भी लोग हैं, लेकिन जो अच्छे लोग जो है, वो जानते हैं कि अब वो विजय जी के पास हमने सीखा तो हमको कुछ तो मिला है। तो ऐसा संगीत का माहौल मेरा चल रहा है। ओके, क्या कभी आपको लगा कि आप पर लेगेसी का प्रेशर पड़ रहा है? वो तो है। वो तो इतना है कि पिताजी का नाम और मेरा काम, जैसे लता मंगेशकर जी का नाम और राधा मंगेशकर जी का नाम। राधा मंगेशकर जी को मैंने जब पुरस्कार दिया मिरज में, तो उसको मैंने यही सवाल पूछा था कि क्यों नहीं तू इसमें आगे और जाती थी। मैं, वो बोली कि मैं इतना काम किया, इतना काम किया, लेकिन लोग लता मंगेशकर जैसा गाती हो क्या, लता मंगेशकर के सुर किधर, इसके किधर, ऐसा होता। तो मेरे को प्रेशर आता है, वैसे प्रेशर। अभी मैं म्यूजिक कंपोज, मेरे को इतनी ताकत है म्यूजिक कंपोज करने की कि कोई भी म्यूजिक मैं कंपोज कर सकता हूँ, लेकिन किसी के पास जाके मेरे को काम दो, नेवर। नहीं तो अभी भी मैं भी बहुत बड़ा म्यूजिक, मेरे मेरे पास सीखे हुए लोग म्यूजिक डायरेक्शन कर रहे हैं, जिनको मेरे हिसाब से, अभी ऐसा बोलना अच्छा नहीं, वो गर्व की बात होती है कि जैसे क्या इसको ईगो है, मेरे को ईगो नहीं है, लेकिन जो वास्तव है, वो वास्तव क्या है कि जिनको सुरों का ज्ञान है, ताल का ज्ञान है, लय का ज्ञान है, श्रुति कैसी होती है, ये कुछ मालूम नहीं होते हुए भी वो म्यूजिक कंपोज करते हैं। जब आप एक नया गाना प्रोड्यूस करते हो, कंपोज करते हो, तो उसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस जैसे कि है, अभी मैं एक आधा राग सिखा रहा हूँ, अभी सामने मेरे स्टूडेंट बैठे और उसको मैंने राग सिखा रहा हूँ कि क्या राग है, ये वह कल्याण राग है। नी रे ग म धनी सा, सा नी ध प म ग रे सा। अब ये राग मैंने सीखा है, तो राग मेरे दिमाग में ऐसा रुंजी घालता है, वो मेरे दिमाग में से निकलता नहीं। मैं 1.5-2 घंटा वो राग सिखाया, तो मेरे दिमाग में वो सुर इतने पक्के बैठते हैं और वो करते-करते मेरा कंपोज़िशन हो जाता है। वो शब्द डालना मेरे को आता नहीं, लेकिन कंपोज़िशन 101 मेरे को बनाने को आता है। देवळाजवळ सडा, कसा प्राजक्ताचा पडे, तुझ्या घराची ग वाट, माझ्या दारातच अडे, तुझ्या घराची ग वाट, माझ्या दारातच अडे, देवळाजवळ सडा, मनाच्या गाभ्यात पडे, तुझी अचानक धाड, मनाच्या गाभ्यात पडे, तुझी अचानक धाड, अन मनाच्या गाभ्यात, अन मनाच्या गाभ्यात, हले आठवणीचे झाड, देवळाजवळ सड। ऐसे बहुत से मैंने गाने कंपोज किए, संत जनाबाई के अभंग कंपोज किए, स्कूल में जो इसके लिए म्यूजिक वो कंपोज किया। उसके बाद अ, स्वामी विवेकानंद जी के गीत जो है, वो मैंने पूरे कंपोज किए, उनके प्रोग्राम किए।
तो शताब्दी के वक्त स्वामी विवेकानंद जी की शताब्दी थी, तो म्यूजिक करने के लिए मेरे पास भट्ट जी ने जिन्होंने लिखे थे गीत, तो उन्होंने बोला कि विजय जी को बोलो वो करेंगे। तो मैं बोला मैं करूँगा, मेरा ये नहीं है, लेकिन मेरे को टोकना नहीं किसी ने कि ये ऐसा है, ये वैसा है। मेरे दिमाग में से जो निकलेगा वो निकलेगा। और वो गाने बहुत हिट हुए, रेडियो में लगे। रेडियो के बंडा जोशी ने आके मेरे को पूछा, मेरे भी एक कविता ये है, आप कंपोज करो विजय जी। मैं बोला ठीक है, करूँगा। लेकिन लोगों को कैसा है कि अभी एक पिक्चर मेरे पास आई थी, तो पिक्चर के प्रोड्यूसर ने बोला कि विजय जी आप तो राम जी के लड़के हो, आपके गाने तो अच्छे ही होंगे। मैं बोला कोशिश करूंगा। मेरे पिताजी के नाम से मेरे को तुमने ये करने की कोशिश की, तो मेरे को बर्डन आ जाता है कि बाबा मैं कर सकता हूँ या नहीं, हम्म, लेकिन मैं करूंगा। मैंने गाने किए, इतने बढ़िया गाने हुए, लेकिन उन्होंने बोला कि ये जो एक उनकी कोई दोस्त थी, उनसे गवाने ये गाने। तो मैंने उनको सुना, तो उनका सुर ताल कुछ उसको मालूम नहीं था। मैं बोला नहीं होगा ये, छोड़ दिया पिक्चर में। ये ऐसा होता है। कौन सा इंस्ट्रूमेंट या स्टाइल आपको सबसे ज्यादा पसंद आता है? मेरे को हारमोनियम सबसे अच्छी लगती है। सिंथेसाइजर भी बजाता हूँ, हारमोनियम भी बजाता हूँ, फ्लूट भी थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ। लेकिन हारमोनियम जो है, हारमोनियम के साथ तानपुरे के सुर जब आते हैं, ये तानपुरा एक सुर में लगा है, वो सुर में हम हारमोनियम बजाते हैं, तो वो माहौल बन जाता है। हम्म, गीतों का माहौल बन जाता है, और अपने आप ही सुर कौन सा लेना है, आगे ये कैसा जाना है, ये अपने आप समझ में आता है। वो जो मेरे पिताजी की देन मेरे को थोड़ी बहुत मिली है, कि मेरे अंदर से निकल आता है वो। क्या नॉन मराठी म्यूजिक कभी इन्फ्लुएंस रहा है आपके काम में? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। कभी भी नहीं। पिताजी ने भी कभी किया नहीं। मेरे पिताजी के गानों की हिंदी में बहुत से बड़े संगीतकारों ने चोरी की है, लेकिन मेरे पिताजी ने कभी नहीं। पिताजी का खुद का म्यूजिक था, उनके गुरु बहुत बड़े गुरु थे, तो उनका कहना था कि ऐसा नहीं, तुम्हारा खुद का चाहिए। तो पिताजी प्रोग्राम में बोलने कि ये गाना देखो कैसा आया है, ये देखो ये मेरा गाना और हिंदी में ये ऐसा बना है, ये ऐसे करते थे। तो मेरे मेरे म्यूजिक पे कभी किसी का प्रभाव नहीं पड़ा है। लेकिन हाँ, मैं हमेशा कहता हूँ, मेरे को जहाँ पे बुलाते हैं लोग सुनने को, बातें करते हुए पिताजी की बातें निकलती है। जैसे कि मराठी में हमने एक प्रोग्राम बनाया था, पुत्र सांगती। उसमें गदी माडगुळकर जी के बेटे आनंद माडगुळकर, जयश्री कुलकर्णी और मैं, हमने वो पुत्र सांगती प्रोग्राम बनाया था। और उसमें जैसे कि गीत कोई आया है, वो गीत कैसे जन्म जन्म लिया, कैसे उस गीत ने, तो उसकी हिस्ट्री बोल के फिर वो गाना, ऐसा वो प्रोग्राम हम करते थे। अभी वो आकाशवाणी ने ये किया था कि बाबा आपको ये प्रोग्राम करना है, तो हमको वक्त दे दो। मैं बोला आप जब समझे कि बाबा ऐसा, मेरे पिताजी की शताब्दी थी, उस वक्त हमने यशवंतराव चौहान नाट्यगृह में बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था। 3 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ, 8:30 बजे नेक्स्ट प्रोग्राम था 9 बजे को, इसके लिए खत्म करना पड़ा। इतनी बड़ी संख्या में लोग थे कि लोगों को बैठने को जगह नहीं थी यशवंतराव में। बीचों में बैठे थे, वॉल को ऐसे खड़े रहते, इंटरवल नहीं लिया था। मेरी जगह जाएगी इसके लिए कोई उठ नहीं रहा था। बड़े बड़े लीला गांधी जैसे बड़े बड़े, अनुराधा मराठे, बहुत से लोग आए थे। और उसमें उपेंद्र भट्ट, भीमसेन जी के जोशी के जो शिष्य, पट्ट शिष्य, वो भी आए थे। वो एकदम आके मेरे को थिएटर में अंदर आके बोले, अरे मेरे को भी गाना है गुरुजी का गाना, मैं भी उनके पास सीखा हूँ। मैं बोला अभी प्रोग्राम तो तुमने कुछ रिहर्सल नहीं किया क्या? अरे मेरे को रिहर्सल की क्या जरूरत है विजय, तेरे को तो मालूम है, जो अन्ना ने म्हणजे भीमसेन जोशी जी ने जो अभंग पिताजी के पास गाए वो मैं गाऊंगा। और उन्होंने वो ऑन द स्पॉट गाए थे। ऐसा अच्छा प्रोग्राम बना था शताब्दी का। मेरी वाइफ नीला ने मेरे पिताजी के ऊपर एक किताब लिखी, बुगड़ी माझी सांडली का, उसका प्रकाशन भी हुआ था उस वक्त। तो ऐसा
म्यूजिक के जो इवेंट है वो हमेशा हमारे चलते रहते हैं। अभी शतजन्म शोधताना करके शांता शेळके, गदिमा, मेरे पिताजी, जगदीश केबुड़कर इनके ऊपर प्रोग्राम बनाए, तो उसमें जिन्होंने भोमे भोमे करके है, सचिन भोमे, उन्होंने ये प्रोग्राम बनाए, तो उसने मेरे को बुला के हमेशा पूछा था कि बाबा ये कैसा, तो मैंने मेरे पास जो नॉलेज है वो सब उनको दिया था कि बाबा शांता जी मेरे पिताजी के पास कैसे आती थी, जगदीश केबुड़कर को नाना बोलते हैं हम, वो नाना जी के साथ मैं, पिताजी और जगदीश केबुड़कर शांताराम बापू के स्टूडियो में पिंजरा के वक्त रहे थे। और उस वक्त जो किस्से हुए थे वो सब किस्से मैंने लोगों को बताए थे, कि तो लोगों ने बोला था अरे इसके ऊपर आप किताब लिखो, वो और ऐसे प्रोग्राम करो कि लोगों को ये गाने के पीछे या पिक्चर के पीछे या डायरेक्टर का क्या कहना था ये सब लोगों को सुनने में मजा आता है। तो इस तरीके से हम प्रोग्राम वो किए थे और आगे भी करते रहेंगे। अभी इनका स्टूडियो मिला है तो हम करेंगे। अभी आपके साथ किया है तो ये यहाँ पे जैसे कि अभी कुछ नहीं ना, टेंशन कुछ नहीं यहाँ पे। आप पूछ रहे हो, मैं बता रहा हूँ, लोग सुन रहे हैं। इस तरीके से जब होता है तो हमने जो इमेजिन करने का सवाल ही नहीं आता, क्या कुछ सोच के बोलने का सवाल ही नहीं आता। जो हमारे जीवन में जो घटा है, घड़ा है, घड़ रहा है, वो बोलने का है, वो बोल देते। आप इंस्पिरेशन कैसे लाते हो हर रोज के काम के लिए? जैसे कि ओंकार में बहुत बड़ी शक्ति है। हम्म, ओंकार साधना, ओंकार साधना में बहुत बड़ी शक्ति है। योग, योगा में बहुत शक्ति है। मैं सवेरे योगा करता हूँ 1 घंटा, उसके बाद ओंकार साधना, मैं किसी भी मेरे चेले को सिखाता हूँ तो ओंकार साधना उसको आनी ही चाहिए। तो वो ओंकार साधना 45 मिनट्स ओंकार साधना चलती है, और उसके बाद राग, उसके बाद उसके ऊपर के गीत, इस तरीके से मेरा हर रोज का प्रोग्राम। तो उसमें एक ऊर्जा जो है, जो ऊर्जा है उसमें से ही मिलती है। और उसमें से ही आता है कि मेरे पिताजी ने कैसे क्या किया था। मेरे पिताजी ने मेरे को बोला था कि बेटा देखो, सच्चा कलाकार कौन है, जो 3 घंटे अकेला सामने बैठे वाले जो प्रेक्षक है उनका मनोरंजन कर सके, और उनको प्रेक्षक लोगों को भी वो पसंद आना चाहिए, वो उठ के जाना नहीं चाहिए उन्होंने। तो इस तरीके से जो करेगा वो सच्चा कलाकार होता है। तो मैंने कोरोना के काल में मैंने शुरू किया कि मेरे संघ के लोगों ने मेरे को बोला था, विजय जी आप इतने बड़े ये हो तो घर में बैठ के क्या करेंगे, लोग घर में बैठ के अभी ऊब गए हैं, तो लोगों को कुछ तो सुनाना चाहिए। टीवी के प्रोग्राम नहीं थे, कुछ भी नहीं था उस वक्त। तो बोले तुम्हारे पास तो कला है, तुम पिताजी के गाने सुनाओ और गाने सुनाओ। मैंने शुरू किया प्रोग्राम फेसबुक लाइव कोरोना के काल में। 1, 2, 4, 10, 50, 60, 70, 80, 90, 107 प्रोग्राम हुए। हम्म, और उसमें मैं 2 घंटे का करने का, मैं बोला कि यार 2 घंटा, मेरे पिताजी ने तो बोला था कि 3 घंटे जो अकेला किसी के सिवाय जो प्रोग्राम करेगा और लोग उसको सुनेंगे, तो वो कलाकार। तो मैंने 3 घंटा पूरा किया उस दिन। मेरे को लगा कि क्या बात है, मेरे पिताजी ने जो बोला था मेरे को जमा, और लोग सुन रहे थे, कमेंट्स भेज रहे थे, ये कर रहे थे। तो मैंने 3.5 घंटा किया, फिर बाद में फिर 3.25 घंटा किया, फिर 4 घंटा अकेला। और उस वक्त मेरे को लगा कि मेरे पिताजी का वरदहस्त मेरे पीछे है। पिताजी जाने के बाद उनकी हारमोनियम मेरे पास है, हारमोनियम मैं सीखा नहीं था। पिताजी ने मना किया। वो स्कूल में जाके, गांधर्व महाविद्यालय में जाके गुरुजी को बोला था कि मेरे पिता लड़के को सिखाने का नहीं म्यूजिक, उसने अच्छा ऑफिसर बनना है, वो ये नहीं करेगी। लेकिन भगवान के जो मन में था, मेरे मन में था, वही हुआ। हम्म, पिताजी जाने के बाद उनका तीनों हारमोनियम मेरे पास आया, और वो हारमोनियम आने के बाद
जैसे मैं रोज चाय पीता हूँ, नाश्ता करता हूँ, उस वक्त वैसे ही मैंने हारमोनियम रोज बजानी शुरू। मेरे को किसी ने हारमोनियम सिखाई नहीं और मेरे को बजाने को आने लगी, कंपोजिशन होने लगा, गाने निकलने लगे। आपने बोला था कि डेली लाइफ में ऐसा होता है, तो आप अपने डेली लाइफ में क्या होता है, मीन्स जब हम डे टू डे जीते हैं तो क्या होता है आपके लाइफ में, जब आप सॉन्ग प्रोड्यूस करते हो या नहीं करते हो, दोनों में? कैसा है कि मेरे डेली लाइफ में मैं एक सोचता हूँ कि आगे चल के कोई अच्छे कलाकार तैयार हो। उसके लिए मेरे पास जो गाना सीखने को आते हैं, तो बाकी लोगों को 45 मिनट्स में गाना सिखाते लोग 5,000 पेमेंट लेते हैं हर माह, हफ्ते में 2 बार। मैं वैसा नहीं करता हूँ। मेरे पास जो स्टूडेंट आता है वो 1.5 पौने 2 घंटा अकेला आमने सामने बैठ के मैं उसको सिखाता हूँ कि मेरे को पैसे का फिक्र नहीं है। पैसा मेरे पिताजी ने जैसा बोला, मेरे गुरु उनके गुरुजी को जो बोला था वैसे मैं पैसे के बारे में नहीं सोचता हूँ कि नहीं, मेरे को मेरे पास स्टूडेंट जो आया है वो कुछ सीखने के लिए आया, तो उसको उसको तो आना ही चाहिए अच्छी तरह से गाना। हम्म, तो वो पूरे दिल से सिखाने की कोशिश करता हूँ। उसमें ऐसा नहीं कि बाबा चलो 45 मिनट्स हो गए, खत्म हो गए, चलो 5,000 रुपये, ऐसा नहीं करता हूँ। जिन देने की जिनकी नहीं थी उनको मैंने मुफ्त में सिखाया, जो देते हैं वो लिया। इस तरीके से चल रहा है। अभी जैसे कि अ, बाबा आमटे जी का जो विकास आमटे जी का वहाँ पे ये है, तो वहाँ सिखाने के लिए विकास मेरे को हमेशा बोलने का कि बाबा विजय, तू यहाँ आके, ये अन लड़कियाँ है इनको सिखा। तो मैं वहाँ जाके वहाँ भी सिखाता था। तो कुछ लड़कियाँ बोली कि सर तुम यहाँ से मत जाओ, तुम हम्म, कितने अच्छे तरीके से सिखाते हो, यहाँ से मत जाओ। हम्म, तो विकास ने बोला तो वो साखरदंड लेके इसको बांध के रखो यहाँ पे, तो नहीं जाएगा ये, क्योंकि कैसा है मेरा भी कुछ तो है। तो इस तरीके से अभी कल परसों ही मेरे दिमाग में आया, मैं कि अंधशाली शाला जो है यहाँ पे गांधी भवन में, तो वहां जाके उन लड़की लोगों को लड़के लोगों को सिखाने का दिमाग में आया कि हम्म, चलो हम इतना करते हैं तो इनको बाबा भगवान ने आंख नहीं दिए, और वो इतना जल्दी कैप्चर करते हैं, उनकी आंख नहीं रहती है। लेकिन मैंने बोला सिखाया तो बस दूसरी बार वो निकल आता है उनसे। बाकी लोगों को बार बार बोलना पड़ता है ऐसा नहीं ऐसा नहीं, ऊपर के नोट लगते नहीं है लोगों को। अरे लगते नहीं तो तुमको रियाज करना चाहिए। तुम ऐसे कैसे ऊपर के नोट गाने की गाना, ये गाना मेरे को चाहिए, ये गाना गाने का है मेरे को। अरे तुमको गाना गाने का है तो वो रियाज करो, खर्च का रियाज करो तो ऊपर की नोट लगेगी। और उसके लिए ऐसा नहीं खाने की चीज नहीं, वो रियाज करने की चीज है। ऐसा है। आपको क्या लगता है मराठी म्यूजिक का फ्यूचर कैसा है? ब्राइट, इतने अच्छे अच्छे संगीतकार आ रहे हैं और इतने अच्छे अच्छे गाने वाले हैं। मराठी का राइटिंग स्क्रिप्ट इतना बढ़िया है कि हिंदी पिक्चर देखो। अभी हमको तो हिंदी पिक्चर देखने को डर लग रहा है कि ये थिएटर में जाओ और इतनी जोरों की आवाज कान में ले लो गानों की, अच्छा नहीं लगता। जैसे कि अभी वो जो गाना कंपोज किया है उसमें क्या है, वो जो ब्रांडेड ताल के जो ब्रांड है वो ताल में शब्द डाले और गाने बनाए। सिंथेसाइजर में वो सब रेडीमेड मिलता है, उसमें अपना कुछ देने का कोशिश ही नहीं कर रहे लोग। कि जैसे दिल से निकलने वाला म्यूजिक कब होता है, लाइव तबला बज रहा है, लाइव ढोलक बज रहा है, ढोलकी बज रही है, सतार बज रही है, बांसुरी बज रही है। हम्म, वो लाइव म्यूजिक में जो जान है वो रेडीमेड म्यूजिक में नहीं है। आजकल का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म का कल्चर है, वो आप कैसे सपोर्ट कर रहे हैं? अच्छा है ना, जैसे कि नॉलेज बढ़ रहा है, नॉलेज बढ़ने से अभी हमारे जमाने में तो ये नॉलेज नहीं था, हम अभी भी उसमें
पारंगत नहीं है, लेकिन वो नॉलेज से बहुत अच्छा रिजल्ट निकल आ रहा है। लेकिन उसके लिए काम करने वाले लोगों ने अपना पुराना जो म्यूजिक है ना, उसको ध्यान में रख के काम करना चाहिए। कि जैसे हमारी रागदारी है, वो रागदारी के ऊपर बहुत से अच्छे गाने निकलते हैं। अभी कुछ नहीं, अभी ताल और जो डांसिंग सेशन, थिएटर से बाहर निकलो तो गाना भूल जाते हैं। पुराने गाने भूल जाते हैं क्या हम? कौन से भी? अभी मेरे को, अभी आपने पूछा कि बाबा ये गाना गाओ, मेरे को पूरा गाना याद आता है। मेरे को शब्द सामने आते हैं, म्यूजिक बीच में का कैसा है वो सामने आता है। ये पुराने लोगों ने किया हुआ काम है। आजकल के लोगों का गाना थिएटर से बाहर निकलने के बाद भी लोगों को पसंद ये नहीं, वो बोल नहीं सकते कि बाबा मैंने ये गाना सुना था। कोई रीसेंट प्रोजेक्ट जो आपके दिल के करीब है? अभी शतजन्म शोधताना हमने किया ना, वो दिल के करीब है कि पुराने तुझे गीत गाताना शतजन्म शोधताना। तो ये बड़े बड़े संगीतकार, गीतकार, गायक, इन लोगों ने जो पहले काम करके रखा था, वो काम 200 साल के बाद भी वैसा ही रहेगा। हम पुराने गीत कभी भूल नहीं सकते। तो ये काम जिन लोगों ने किया है, वो लोगों ने कैसा काम किया? ये पूरा भक्ति भाव से किया है। उन्होंने पूरा इन्वॉल्वमेंट उसमें था। ऐसा नहीं है कि अभी प्रैक्टिस हुई, चलो रिकॉर्डिंग शुरू करो, ऐसा नहीं था। एक किस्सा सुनाता हूं, नाम नहीं लूंगा मैं। हमारे गढ़ जजूरी जजूरी फिल्म हमने बनाई थी, चोरीचा मामला हमने बनाई थी, खुद की फिल्म। और 3 फिल्म हमने बनाई। तो उस 3 फिल्म में नाना पाटेकर के साथ कव्वाली का एक सेशन था। तो पिताजी ने कव्वाली कंपोज की थी और एक बड़े गायक को उसमें इनवाइट किया था। मेरे पिताजी का कहना था कि वो जो गाना है, वो पहले जिसको गाना है उसको पूरा मालूम होना चाहिए। वो गाने में से भाव क्या निकलते हैं, वो लिरिक्स क्या है, वो समझना चाहिए और वो मुखरित होना चाहिए उसको। उसके बाद जब रिहर्सल होगी तो ये सब होना चाहिए। रिहर्सल ओके होने के बाद रिकॉर्डिंग कल है तो आज वापिस उसका रिहर्सल होना चाहिए। प्रोड्यूसर का नुकसान नहीं होना चाहिए। एक बार वहां पे गए, 2-3 टेक में गाना ओके होना चाहिए। तो एक कव्वाली नाना पाटेकर के ऊपर थी और उसके लिए एक बड़ा गायक इंडस्ट्री का बुलाया था। तो अगले दिन वो आया नहीं। नहीं नहीं रामभाऊ, वो क्या है, मेरे को याद है, अभी कल करेंगे रिकॉर्डिंग, जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे को पूरी तरह से याद है वो गाना। स्टूडियो में जाने के बाद कव्वाली शुरू हुई, चुक रहा था, 1 टेक, 2 टेक, 3 टेक, 4, 6, 8। पिताजी का टेम्पर आउट हुआ। उसने वो बड़े गायक को गेट आउट करके बोला कि चलो, गेट आउट करके बोला। और पिताजी के पास ट्रेन में जो ढोलक और हारमोनियम पे गाना बजाना करते थे, ऐसे लड़के लोगों को पिताजी ने घर में गुरुकुल पद्धति से उनको सिखाते थे, उनको बुलाया बुलाया था। तो वो दोनों, शंकर और गोपाल नाम के 2 लड़के थे। उसमें से शंकर पिताजी के पास गाना सीखता था। तो पिताजी ने उसको बोला, शंकर तेरे को ये कव्वाली गानी है। हम सब लोग देखने लगे, क्या है ये, अभी इतनी बड़े पिक्चर का और ये कव्वाली गाई। शंकरला वो पिताजी ने सिखाया कैसा क्या है। 2 टेक में गाना ओके हो गया और इतना बढ़िया गाया उसने कि ये जो पिताजी की नजर थी कि कौन कर सकता है। पिंजरा फिल्म में, मराठी पिंजरा फिल्म, जो उसकी रॉयल्टी करोड़ों रुपए मिली पिंजरा गानों गानों की,
तो उसका टाइटल सॉन्ग जो था ग साजने, वो शांताराम बापू जी बोले कि बड़े गायक से गवाएंगे, बड़े गायक से गवाएंगे। मेरे पिताजी बोले नहीं। हमारे पूना में वो वाघ्या करके कारपोरेशन में सफाई कामगार था, वो मेरे पिताजी के साथ झील गाने के लिए हमेशा रहने का। तो वो वाघ्या से ये गवाएंगे ऐसा पिताजी बोल रहे थे। तो शांताराम बापू बोले कि अरे क्या ये झील गाने वाला लड़का और ये फिल्म का पिंजरा फिल्म का टाइटल सॉन्ग, इससे कैसे गवाएंगे? पिताजी बोले ना 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 ना, इससे नहीं गवाएंगे। शांताराम बोली इससे नहीं गवाएंगे। तो मेरे पिताजी एक बार दिमाग में उनके गया कि नहीं इनसे करना है तो इनसे करना है। तो आनंद माने को पिताजी बोले कि देखो बापू बोल रहे ना, तो बापू को बोलना है कोई बड़ा जो गायक है उसको बुलाओ, उससे रिकॉर्डिंग करेंगे, और ये जो वाघ्या जो है उससे भी रिकॉर्डिंग करेंगे, उसमें से जो अच्छा लगेगा वो ले लो। तो पहला वाघ्या का किया, विष्णु वाघमारे। तो उसने जो गाया उसके बाद दूसरे गायक को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, कि उसने जो गाया ग साजने कुन्य गावाची कुन्य नावाची कुन्य राज्याची तू गराणी ग आली ठुमकत नार लचकत मान मुरडत हिरव्या राणी। गाना रिकॉर्ड हुआ और गाने को गोल्डन डिस्क अवार्ड मिला। वाह। तो ये जो था वो पिताजी का ये था कि बाबा उनको मालूम था कौन क्या कर सकता है। तो इस तरह से म्यूजिक में ऐसा होता है। मेरे पिताजी ने बहुत से लोगों को, नए नए लोगों को दिया, मैंने भी बहुत से लोगों को दिया, और मेरे मेरे पास से जो बहुत से इंडस्ट्री में अच्छे डायरेक्टर तैयार हुए, अच्छे गीतकार तैयार हुए, अच्छे गाने वाले तैयार हुए। मैं इन सब का नाम नहीं लूंगा अभी, उनका काम होने के बाद उनकी जरूरत खत्म हो जाती है और फिर गुरुजी ऐसा। तो आपको ज्यादा क्या पसंद है, लाइव परफॉर्मेंस या स्टूडियो में शूट? नहीं नहीं, लाइव परफॉर्मेंस, लाइव परफॉर्मेंस इज लाइव परफॉर्मेंस। उसमें अगर तुम में हो है तो तुम दे सकते हो, नहीं तो नहीं। स्टूडियो में तो हम तो क्या अभी चलो कट करो, अभी रीटेक करो, ये होता है। लाइव में अभी हम बात कर रहे हैं इतने वक्त, लाइव में जो है वो जो तुमने जो देखा है, जो जाना है, जो तुम्हारे अंदर है वो बाहर आता है ना। ऐसा नहीं है कि देखो बाबा क्या है, ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ती ना। आपने कभी सोचा है कि आपकी लाइफ या आपके पिताजी के लाइफ के बारे में एक बुक या एक डॉक्यूमेंट्री बनानी चाहिए? मेरे दोस्त लोग बहुत से बोलते हैं अरे तेरे पास इतना नॉलेज है कि तू किताब क्यों नहीं लिखता। मैं बोलता अभी क्या है कि वैसे देखा गया तो मैं सवेरे जो उठता हूँ तो रात तक टाइम मेरे पास नहीं रहता, कुछ ना कुछ काम चलता है। तो जो कमिटमेंट है वो कमिटमेंट है। मेरे पिताजी ने कभी किसी की कमिटमेंट को नकार नहीं दिया था। जो वक्त दिया वो वक्त पे काम होना चाहिए। आपके म्यूजिक के थ्रू आप क्या मैसेज देना चाहते हो आपके लिसनर्स को? हमारा जो म्यूजिक है ना, जो क्लासिकल म्यूजिक का बेस जैसे थाट है और उसमें से निकले हुए सैकड़ों राग है, ये जो इसके ऊपर गाने बनते हैं वो लोग भूल ही नहीं सकते, वो भूल ही नहीं सकते। क्योंकि हमारे प्राचीन लोगों ने जो राग ढूंढ के लाए हैं और उसमें से जो म्यूजिक बनता है, गीत बनता है, वो लोगों के इधर रहता है। और जो आजकल के हैं वो लोगों को नचवा सकते हैं, लेकिन अंतरात्मा को नचवाने वाला जो म्यूजिक है वो अपना क्लासिकल म्यूजिक के बेस के ऊपर तैयार हुआ है म्यूजिक ही है। मैं अभी बोला ना कि थिएटर से बाहर निकलने के बाद गाना याद नहीं रहता, लेकिन हमारे बैजू बावरा, मदर इंडिया, वक्त, ये नवरंग, पिंजरा, ये गाने तुमको याद ही रहते, कितने भी साल गुजर जाए वो गाने याद ही रहते और आगे भी चल के वो याद ही रहेंगे।
आगे पीढ़ी आएगी। अभी हम कंपटीशन लेते हैं म्यूजिक की, गाने वालों की, तो उसमें से ज्यादा लोग क्या गाते? पुराने गीत ही गाते, नए गीत नहीं लेते कोई, सब पुराने गीत गाते। आपके हिसाब से सक्सेस का मतलब क्या है आज के स्टेज में? देखो, सक्सेस का मतलब ऐसा है, लोग तुम्हें जानने लगे, लोग तुम्हें पहचानने लगे, लोग तुम्हें मानने लगे, वो सक्सेस है। पैसा आया है और वो नहीं, लोगों के दिल में तुमने घर बनाया, तो वो सक्सेस है। ओके, हम्म। तो थोड़े रैपिड फायर्स कर ले। या इमीडिएटली मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आपको इमीडिएटली आंसर देना है। ओके। एक वर्ड में आपके पापा। ग्रेट। ऑल टाइम फेवरेट मराठी फिल्म सॉन्ग। पिंजरा। हारमोनियम या तबला, फेवरेट कौन सा है? दोनों। अगर म्यूजिक नहीं होता तो क्या होता? म्यूजिक नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता। आप रात को ज्यादा रहते हो या सुबह जल्दी? रात में। रात में। तो अगर कोई फनी या यादगार मोमेंट स्टेज परफॉर्मेंस या स्टूडियो में, कौन सा होगा ये सब? जैसे कि एक बार ऐसा हुआ था कि गाना चल रहा है, हम्म, गाना चल रहा है, गा रहे हैं लोग, नृत्यांगना आके डांस कर रही है, और उसमें से कुछ जिनको जानकारी नहीं कि म्यूजिक क्या है, आत्मा को ये करता है, तो एक उठा और नोट लेके ऐसा आया, तो पिताजी ने उसको नजदीक बुलाया और बोला, ये जो डांस करने वाली है, ये कौन है मालूम है? सब पब्लिक के सामने, ये घरंदाज लड़की है, और ये तुम्हारे जो पैसे वो जो डालते वो भी कलाकार है, लेकिन उनका मान रखना चाहिए। तो पिताजी ने बोला कि ये ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी ये बात है, एक बार एक पिताजी अपने लड़की को लेके मेरे पिताजी के पास आए और बोले कि रंभो, ये बिल्कुल लता मंगेशकर से करके जैसे गाती है। रंभो सच्ची बोलो, सुनो। तो वो पिताजी के दोस्त थे, उन्होंने उनको भेजा था। तो पिताजी ने बहुत बार सुना ये कि बाबा, ये बिल्कुल लता मंगेशकर के जैसे गाती है, ये बिल्कुल लता मंगेशकर। पिताजी बोले, ठीक है, मान लिया कि ये लता मंगेशकर जैसे गाती है, तुम दीनानाथ मंगेशकर हो क्या? ये लता मंगेशकर के जैसा जैसे गाती है, तुम दीनानाथ मंगेशकर हो क्या? अरे लता जी है, तुम्हारी बेटी उसके आवाज में गाएगी ना, वो लता मंगेशकर के जैसी गाती है, तो तुम उसके पिताजी हो क्या? जैसे दीनानाथ मंगेशकर लता जी के पिताजी थे, तो वैसे तुम हो। ये फनी मोमेंट। आपकी क्रिएटिव रूटीन क्या होती है? मॉर्निंग पर्सन या एनी टाइम? मींस आप कब सबसे ज्यादा क्रिएटिव रहते हो? रात को। रात को आप सबसे ज्यादा क्रिएटिव रहते हो? रात को 10 बजे से लेके 2 बजे तक मैं बिल्कुल, नहीं तो कोई फोन आया, कोई ये आया, कोई, शांतता जो है वो रात को मिलती है। और मेरे पिताजी ने बोला था ब्रह्मवेल, तो ब्रह्मवेल तक रियाज करो, कुछ नया सोचो, कुछ नया करो। जब क्रिएटिविटी में कुछ आ रहा ही नहीं हो तो आप कैसे हैंडल करते हो उसको? नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। ऐसा हुआ ही नहीं कभी? ऐसा होता ही नहीं ना, कि दिमाग में तुम्हारे एक तुम सामने देख के चल रहे हो, हम्म, तुम्हारा एम क्या है? मेरे को पुणे स्टेशन जाना है, तो मैं वही रास्ता पकड़ूंगा, तो पुणे स्टेशन जाऊंगा। लोग बोलते हैं कि अरे ये नहीं हो रहा, ये नहीं, क्यों नहीं हो रहा? तुम्हारा नजरिया बदलो, तुमको क्या करना है वो देखो, और वो हिसाब से काम करो। तुमको लाख रुपए कमाने हैं, तो लाख रुपए रुपए कमाने के लिए तुमको क्या काम करना चाहिए, वो सोचो। तो वो हिसाब से काम किया तो तुमको वो मिल जाता है। म्यूजिक के अलावा और क्या पसंद है या पसंद था? कौन सा पसंद हॉबी आप? क्रिकेट। ओके। हाँ, क्रिकेट मेरा, क्रिकेट में इतना खेला, इतना खेला,
डेक्कन जिमखाना क्लब से खेलने का, उसके बाद रणजी ट्रॉफी तक गया, लेकिन अभी ये बात करने जगह नहीं है कि ये ब्रॉडकास्ट होगा तो ये कुछ लोगों को बात अच्छी नहीं लगेगी, इसके लिए मैं ये नहीं बोलूंगा। लेकिन मैं मराठा समाज से हूँ, इसके लिए मेरे को ऊपर का, मेरे में टैलेंट था फिर भी मेरे को ऊपर का चांस मिला नहीं। ये मेरे को अंदर दिमाग को कोई सुई चुभती है वैसे होता है। मैं सचिन तेंदुलकर के साथ खेला, नागराज के साथ खेला, संदीप पाटिल के साथ खेला, तुषार आरोठे के साथ, सब इंग्लैंड में जाके आया, ऑस्ट्रेलिया में जाके आया, लेकिन उसमें कुछ लोगों ने बैरियर बना के रखा था, वो बैरियर क्रॉस नहीं कर सका मैं। लेकिन जब मैं एमसीए में मैनेजिंग कमेटी में मेरा ये हुआ, तो मैंने उस वक्त सोच लिया था कि नहीं, अभी जो अच्छा खेलने वाला है वो ही खेलेगा, वशी लेकर टट्टू कोई भी नहीं खेलेगा। तो उस वक्त चेयरमैन का लड़का था, उसको अंदर घुसाने की कोशिश कर रहे थे। मैं बोला ये बैठता नहीं है, इससे अच्छे खेलने वाले बहुत से लोग हैं। और जैसे बालदानी चंदू बोर्डे जी ने मेरे को बोला था कि इन लोगों को मालूम था कि ये किसी से डरता नहीं है, ये चेयरमैन से भी बात करेगा उसी तरीके से, जो उसको दिमाग में आएगा वही कहेगा। तो वो मेरे को बोलते थे कि ये विजय बैठता नहीं, ये लड़का ये नहीं बैठता। बालदानी बोलने की, विजय जी तुम ही बोल सकते हो, ये बाकी सुनने वाले नहीं, इनका कमिटी में बहुत स्ट्रांग है। तो मैंने चेयरमैन के लड़के को क्रॉस किया कि ये नहीं बैठता टीम में। तो बाकी के लोग क्या विजय तुम चेयरमैन के लड़के को करते, मेरे को लेना देना नहीं है। मैं रणजी ट्रॉफी को जब टीम जाने की, जहाँ खेलने के लिए जाने की, मैं मेरे एयरफेयर का टिकट मैं खुद निकालने का, मैं किसी के चेयरमैन का या एमसीए के पैसे से टिकट निकाला उन्होंने और जाया गया वहाँ, ऐसा कभी नहीं किया। मेरे को मालूम था किसी से कुछ लिया नहीं तो हम डरने की बात ही नहीं, नहीं तो वो ताटा खालचं मांजर जो बोलते मराठी में मन, वैसा होता है ना। किसी ने मेरे को इम्प्रेस करने के लिए पैसा दिया तो वो जैसा बोलेगा वैसा करना पड़ता है मेरे को। मैंने वैसा नहीं किया कभी। आपके सबसे बड़ी अचीवमेंट सिंगिंग में या किस में भी? बड़ी अचीवमेंट सिंगिंग में आशा जी के साथ, आशा भोसले जी के साथ कोरस में शाहू महाराज के लिए मैंने गाया। सचिन तेंदुलकर के साथ क्रिकेट खेला, नाना पाटेकर के साथ एक्टिंग किया। ये बड़ी अचीवमेंट है मेरे लाइफ में। वाह, वंडरफुल। कोई ड्रीम प्रोजेक्ट जो अभी तक बाकी है? मेरे पिताजी के ऊपर बायोपिक करनी थी मेरे को, ओके। और वो बायोपिक के लिए मैंने इतना काम किया, इतना काम किया कि मेरे पिताजी सब लोगों को मालूम होने चाहिए, ये इस तरीके से मैंने काम किया। और मैंने जो डायरेक्टर चुना था उसने बोला कि विजू भाऊ, ये दादा के भूमिका के लिए अजय अतुल में से अतुल जो है वो एकदम फिट बैठता है, तो आप उनसे बात करोगे? तो मैं बोला अजय अतुल से ठीक है। अजय अतुल की पहली जो संगीत तो ये की थी, कॉलेज कॉलेज एल्बम, तो मेरे प्रणीत कुलकर्णी ने की थी, जो मेरे पास तैयार होती। और उसके इसके लिए उसका रिलीज था तो ताजमहल बम्बई में पार्टी रखी थी। और उस वक्त मेरे को बुलाया था प्रणीत ने कि भाऊ तुम्ही नक्की या। तो हम गए थे, तो हम एक नॉर्मल होटल में, हमको अजय अतुल की आई, अजय अतुल, मैं और प्रणीत की वाइफ और आई, ऐसे सब वहीं पे थे। तो चलो अभी ताज में इतनी बड़ी पार्टी, इसमें म्यूजिक लॉन्च होगा, ये होगा, दुर्गा जसराज उसका इवेंट कर रही थी। तो अजय अतुल भाऊ भाऊ ये कैसा, अभी वार्ताहर बात करेंगे वो कैसा करेंगे, क्या करेंगे? मैं बोला देखो, तुम म्यूजिक कंपोजर हो, तुमने म्यूजिक किया है, तुमने क्या क्या किया है तुमको मालूम है, जो तुमने किया है वो बात करने का है, बाकी कुछ जरूरत नहीं ना। तुमने जो किया है वो तुमने कैसा कंपोज किया है,
ये कैसा हुआ है, किससे गवाना चाहते थे, क्या किया उसने, प्रणीत ने क्या किया, पैसा किसने लगाया, ये करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर जो म्यूजिक है वो तुमने लोगों के सामने रखने की कोशिश की है, तो उसका अनुभव जो तुम्हारा है वो बोलने का है। तो वो हिसाब से मैंने मैंने अजय अतुल मेरे को अच्छी तरह से जानते थे, भाऊ भाऊ बोलते हैं मेरे को। तो मैंने फोन लगाया, उठाया नहीं। उसके सेक्रेटरी को 2-3 बार फोन लगाया, उठा ही नहीं। फिर मैंने मैसेज भेजा कि मैं विजय कदम, अजय अतुल को बोलना है कि विजय कदम राम जी का लड़का, उसने फोन किया था और वो महत्व के विषय में बात करने की है, तो मेरे को फोन करने को बोलो। तो उसके सेक्रेटरी में बाद में उसको दिखाया कि, तो तुरंत मेरे को फोन आया, म्हणजे "हो काय काय म्हणताय, काय काय चाललंय काय?" म्हटलं "काय नाही, अतुल," म्हटलं मराठी में मैं बोलना, "अतुल जी," मैंने बोला कि ऐसा ऐसा करते हैं हम, मेरे पिताजी के ऊपर बायोपिक कर रहे हैं, तो दादा की भूमिका जो है वो मैं डायरेक्टर बोल रहे कि अतुल से करवानी है। अतुल बोला भाऊ ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, मेरे को लास्ट में समझो तुम। वो ठीक है बोला। तू पूना में कब आ रहा है? तो बोला कि मैं नेक्स्ट फ्राइडे पूना में हूँ। तो ठीक है, मेरे को मिलने को आ जाओ, घर में बैठ के बात करेंगे। अगले दिन वापिस थर्सडे को उसका फोन आया, भाऊ ऐसा ऐसा आंबेगांव में मेरा सब म्यूजिक का ये लगा हुआ है और वहां पे रिकॉर्डिंग का रिहर्सल वगैरह चल रहा है, तो तुम यहाँ पे आ रहे हो क्या? मैं बोला आता हूँ वहां पे, और मैंने फोन रख दिया। बाद थोड़ी देर में बाद में वापिस फोन आया कि भाऊ नाही नाही मीच येतो तुमच्याकडे, मैं ही आ रहा हूँ तुम्हारे पास, मैं शाम को 7 बजे, 7 साढ़े 7 बजे तक तुम्हारे पास आता हूँ। वो वेलकम। 7 बजे उसका वापिस फोन आया, मेरे को लोकेशन भेजो, मैं आ रहा हूँ। लोकेशन भेजा, 7:30 बजे वो आया, वो मोटर बाइक, बहुत बहुत बड़ी मोटर बाइक, और वो BMW ड्राइवर चला के आ रहा था, वो मोटर बाइक पे आया। आया, बाद में सब बातचीत हुई, कैसा क्या तबीयत, कैसे क्या। बाद में हम हॉल में बैठ के बात करने लगे कि वो डायरेक्टर को भी बुलाया था। तो बातचीत शुरू हुई कि डायरेक्टर बोला कि रामभाऊ की, म्हणजे मेरे पिताजी की जो प्रकृति है, दिखना है, वो अतुल जैसा दिखता है, तो ये स्टारकास्ट में अतुल फिट बैठेगा। तो अतुल बोला मेरे को तो एक्टिंग बिक्टिंग नहीं आती, मेरे को लास्ट में समझो तुम। भाऊ ने बुलाया, मैं मिलने को आया। मैं बोला अतुल, तू कंपोज कर लेता है ना, सारेगमपधनिसा में से गाने बहुत अच्छे अच्छे बनाता है ना, मेरे पिताजी भी यही करने के ना। तो ये काम मैं सुबोध भावे को दूंगा, किसी और को दूंगा तो उसको हारमोनियम बजाने को आती है क्या? उसको कंपोज करने को आता है क्या? कि तेरे काम का जो है वो इससे रिलेशन है। और फिर हम 12:30 बजे तक रात को बातें करते बैठे थे, और उसने एग्री किया कि ठीक है भाऊ, लेकिन मेरे पास अभी बहुत से पिक्चर है, ये वो है, तो हम मार्च के बाद बात करेंगे। बोला ठीक है, और बात खत्म हुई। लेकिन मेरे घर वाले, मेरे पिताजी के नाम से बायोपिक निकाल, तो मेरे जो बाकी जो बहनें वगैरह थी उनको लगा कि अभी उन्होंने नो ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं दिया, नहीं दिया, तो पिक्चर वैसे रह गई। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट था, अभी भी है, लेकिन मेरे घर वाले वो, उनको लगता है कि पहले उनको कुछ पैसा देना चाहिए। अरे तुम्हारे पिताजी का, मेरे पिताजी का नाम होने वाला है, लोगों को। अभी बाद में सुधीर फड़के का ये बायोपिक आया, उससे पहले हम बायोपिक करने का, सुगंधा लोनीकर ने वो मेरे को यहाँ डेक्कन क्लब पे आके मिले थे दोनों, कि बाबा ऐसा ऐसा पिताजी का बायोपिक करने का है। तो ये जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है कि मेरे पिताजी लोगों को मालूम होने चाहिए, मालूम है, लेकिन उन्होंने कैसा स्ट्रगल करके हुए अपना स्थान बनाया, वो मेरे को लोगों के सामने लाने का है, वो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है।
तो आपको कुछ ऑडियंस को कुछ लास्ट मैसेज देना हो जो उनको अप्लाई करना चाहिए? जैसे मैं कहूँगा ऑडियंस को कि तुम्हें जो चाहिए वो तुमको मिलने वाला है, लेकिन उस तरफ तुम्हारी चलना चाहिए उस तरफ, तो वो मिल जाता है। जैसे मेरे को सिंगर बनना था, तो मैंने काम किया, सिंगर बन गया। किसी और को इंजीनियर बनना था, उसने वो तरीके से काम किया, इंजीनियर हुआ। मेरी बेटी को लीडरशिप करनी थी, वो एडमिन बन गई बड़ी कंपनी की। मेरे लड़के को आर्मी ऑफिसर बनना था, वो आर्मी ऑफिसर बना। मेरे घर में जो भी जिसने चाहा वो उसको मिला है, उस तरीके से हर एक को। लेकिन हाँ, बीच में छोड़ो मत। बीच में तुमको बहुत से ये लगेंगे, पराजय मिलेगा, ये होगा, लेकिन जो सोचा है वो करने का ध्यास मन में से निकलना नहीं चाहिए बस। हम्म। तो तुमको जो चाहिए वो मिलेगा। थैंक यू सो मच हाँ, आपका टाइम देने के लिए। थैंक यू धन्यवाद, सो मच आपकी स्टोरी शेयर करने के लिए। और धन्यवाद। आप लोग जो भी आपको लगे कमेंट में डालना, और अगर आपको कुछ इम्पैक्टफुल लगा तो ज़रूर कमेंट में बताना क्या लर्न किया। और हम मिलते हैं कल एक नए पॉडकास्ट के साथ, एक नए लोग के साथ, एंड विद अनदर इंस्पायरिंग स्टोरी। दिस इज जैनम फ्रॉम द जैनम शो साइनिंग ऑफ। और हमारे साथ विजय जी जो थे, उन्होंने जो भी स्टोरी शेयर की वो हमारे दिल में रहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। धन्यवाद और नमस्ते।